ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात करेंगे फर्दर। आपसे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चैप्टर है आपके पास, सेल के चैप्टर के बारे में आपसे बात हुई है। उम्मीद है कि आप पढ़ के आए होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक बता दिया था। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स का नाम है। दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के वर्ड पे जरा गौर कर लें। इसमें एक अमाइनो पार्ट है और एक एसिडिक पार्ट है। ठीक है, एक अमाइनो पार्ट है और एक एसिडिक पार्ट है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, एंड दिस इज द अमाइनो पार्ट। तो इसलिए आप इसको जो है वो अमाइनो एसिड का नाम दे रहे हैं। दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि किसी एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन माइनस होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH माइनस हो निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसकी वजह से आपके पास ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दोनों के दरमियान जो है, ये देखें, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड। दोनों के दरमियान आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको रेड मार्क से हाईलाइट कर देता हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड नजर आ रहा है। अब एक अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकला, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH निकला। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इससे क्या होगा? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन है। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो टर्म्ड एज कंडेंसेशन। इसको हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए आपसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई वांट एवरीवन अटेंटिव। सारा को उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है? आई नीड एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। कितनी देर लगेगी? तंजीन आप बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? Say loudly, please. Sir, can you hear me?
सॉरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब सही आ रही है, बोलो। सर प्राइमरी जिसमें लाइक वो सीधा अरेंज प्रोटीन सीधे अरेंज होते हैं अमीनो एसिड सीधी चेन में, ट्विस्ट नहीं होता कोई। सेकेंडरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेकेंडरी में ट्विस्ट होते हैं, लाइक फोल्ड्स, हेलिक्स होता हो जाता है स्ट्रक्चर। टर्शरी में कैसे होते हैं? टर्शरी में सर फोल्ड लाइक बहुत ज्यादा जो ट्विस्ट होते हैं वो ज्यादा बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे धागा होता है ना खुलता है तो फोल्ड हुए होते हैं बहुत ज्यादा। क्वार्टनरी में कैसे होते हैं? क्वार्टर में बहुत सारे धागे एक साथ मिले हुए, लाइक बहुत सारे जो टर्शरी होते हैं ना एक साथ मिल जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे अल्फा बीटा हीमोग्लोबिन मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, देयर इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये देखिए, ठीक है। आई नीड टू नो वेरी एग्जैक्ट डेफिनेशंस। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मिलेगी इसके अंदर इंसुलिन। द नेक्स्ट टू इट इज, उसके बाद है आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हेलिकल कॉइल्ड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये देखिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हेलिकल कॉइल्ड arrangement of amino acids, ठीक है। और उसकी खास बात यह है कि यहां दरमियान में आपके क्या मिलेगा, यहां दरमियान में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, when there are folds and superfold in a structure। ये देखिए, ये हेलिकल अरेंजमेंट है, फिर ये एक फोल्ड बना, फिर ये अब इधर मुड़ेगा तो ये सुपर फोल्ड है। फोल्ड एंड सुपर फोल्ड आर फाउंड। तो when there are folds and superfolds in structure, अगर आपको फोल्ड्स और सुपर फोल्ड्स मिलेंगे तो वो कहलाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल आपको मिलेगी मायोग्लोबिन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मिलेगी मायोग्लोबिन। द फोर्थ टाइप इज क्वाटरनरी, ठीक है। द फोर्थ टाइप इज क्वाटरनरी। और से देखिएगा, क्वाटरनरी की डेफिनेशन सुनिए, दो या दो से ज्यादा प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी अगर आपस में कंबाइन होंगे तो उसको हम नाम देंगे क्वाटरनरी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा। अब यूकेस के अंदर आपकी किताब में एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की दी गई है, तो हीमोग्लोबिन में होते हैं 4 धागे, और चार कौन से धागे हैं? 4 उसके अंदर होते हैं टर्शरी, उसके अंदर 4 टर्शरी धागे। तो मैं देखें आपके सामने 4 टर्शरी धागे बनाऊंगा। एक टर्शरी धागा, दूसरा टर्शरी धागा, तीसरा टर्शरी धागा,
चौथा टर्शरी धागा, ठीक है। व्हेन देयर आर two or more primary, secondary, tertiary combined together, they form quaternary structure. ठीक है, this is termed as what? This is termed as quaternary structure. एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाती है? एग्जाम्पल आ जाती है आपके पास हीमोग्लोबिन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज क्वाटर्नरी। When two or more primary, secondary or tertiary threads combine together, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे क्वाटर्नरी। अच्छा, अब दोबारा प्राइमरी पे आ जाइए। प्राइमरी के बारे में अगर आपसे बात करूं तो प्राइमरी में आपको दो धागों के दरमियान ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस मिले। ये देखिए, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, वैसे कहीं भी हो सकती। अच्छा, ये भी आपके जहन में आएगा, सर आपने सेकेंडरी की एग्जाम्पल नहीं बताई। सेकेंडरी की एग्जाम्पल है आपके पास हेयर, हमारे जो बाल हैं उस सेकेंडरी की एग्जाम्पल में आप, हमारा एक बाल का धागा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो बाल है उसका क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स हैं, और हर एक बंडल के अंदर 3 बंडल्स। तो जो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका जो पैटर्न है वो सेकेंडरी पैटर्न, ठीक है। उसका जो पैटर्न मिलेगा वो आपको सेकेंडरी पैटर्न। चलें, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं कि आप ये डायग्राम बना लें। चलें, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में आपसे बात हो रही है। अच्छा, 1-2 बातें आपसे और भी यहाँ पे की जा सकती हैं कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान में रखें कि जहां पर भी आपको फोल्ड सुपर फोल्ड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किरदार है। ठीक है, आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज के अंदर स्टूडेंट्स को पजल कर देते हैं, सिर्फ प्रोटीन्स के फंक्शंस पे ही पजल कर देते हैं। जो सोच सकते हैं प्रोटीन्स के फंक्शंस वो अपने जहन में सोच लें। प्रोटीन्स जो है वो थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक आदमी जो कि कैद में और उसको खाने पीने को नहीं दिया, 48 आवर्स में उसके कार्बोहाइड्रेट सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी जिसकी, उसके बाद फिर बारी आएगी
नेक्स्ट टू इट इज फिर बारी आएगी आपके पास लिपिड्स की। लिपिड सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, और लिपिड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर बारी आएगी आपके पास थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी में प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आपके पास इसका स्ट्रक्चरल रोल है। ठीक है, कि बाल बनाने में, हेयर्स बनाने में, नेल्स बनाने में इसका रोल। इसके अलावा एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हार्मोन्स के बारे में बात करें, हार्मोन्स सारे दुनिया के एंजाइम्स प्रोटीन या प्रोटीन का हिस्सा जरूर रखते हैं, और हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन्स के बने। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हेल्प इन रिटेनिंग द वाटर, retains the water in blood vessels। जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें पानी जो है वो रिटेन रखती है। अच्छा, सिक्स्थ फंक्शन जो आपको उसका मिलेगा वो आपका मिलेगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ एंटीजेंस जो हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। रिसेप्टर्स जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स जो है वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसके अंदर एसिडिक पार्ट है और बेसिक पार्ट है। तो सम प्रोटीन्स दे आल्सो एक्ट एज बफर। जैसा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत अहम तरीन बफर है, एंड इट रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। पीएच के अंदर चेंज आने को ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, दिस रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच। ठीक है, पीएच के अंदर चेंज आने को ये रेजिस्ट करता है। चलें, these are the functions of proteins. Okay, next to it is going to talk to you carbohydrates. हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे कह रहा हूं कि मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा पूरा रिकॉल करने शुरू से लेके आखिर तक कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या डिटेल्स। पूरे टॉपिक में नहीं कि आप ये पहले ही सोच रहे हैं कि मैं पूरे टॉपिक में बताऊंगा कि अपने जहन में आप रिकॉल कर लें। Carbohydrates, they are the hydrates of carbon, that is compounds having hydrogen and oxygen in same ratio as in water, in same ratio as in water। जैसा पानी के अंदर रेशो आपको मिलता है C6H12O6, 6 1 6, 6 2 12, 2:1 का आपको रेशो मिल रहा है। इसी तरह राइबोज शुगर है C5H10O5, 5 1 5, 5 2 10, यहां भी आपको 2:1 का रेशो मिल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशो एज इन वाटर, ये खास बात है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। ये ग्लूकोज की मैंने आपको बात बताई और ये मैंने आपको बात बताई है राइबोज शुगर। इसी तरह सक्रोज की बात करूं तो C12H22O11, 11 1 11, 11 2 22, ये आपको मिल रहा है सक्रोज के अंदर।
ठीक है, दिस इज द फीचर ऑफ सक्रोज। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, डाइसैकेराइड्स मिल रहे हैं और पॉलीसैकेराइड्स आपको मिल रहे हैं। डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, आपको सबकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। Monosaccharides cannot be broken down into simpler carbohydrates। मजीद सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती। डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करूं, this carbohydrate form two monosaccharides on breakdown. This carbohydrate forms two monosaccharides on breakdown. ये दो मोनोसैकेराइड्स बनाएगा ब्रेकडाउन के रिजल्ट। और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करूं, this produces many monosaccharides। ठीक है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते। डाइसैकेराइड्स के दरमियान में अगर आपको ओलिगोसैकेराइड की कोई टर्मिनोलॉजी मिल जाए तो ओलिगोसैकेराइड में आपको 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। ठीक है, 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे। ओके, इसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, सैकराइड का जो लफ्ज आया है वो आया सैक्रम से। सैक्रम ऑफिसिनेरम कहते हैं गन्ने। ठीक है, सैक्रम कहते हैं गन्ने को। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स, ट्रायोज शुगर, टेट्रोज शुगर, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, हेप्टोज शुगर। फॉर्मूले आपको सबको याद है, C3, C4, C5, C6 और ये C7। ठीक है, फॉर्मूले आप सबको याद हैं, आगे आप 2:1 के रेशो से वो कर लें। ट्रायोज शुगर में आपको नाम पता है, बायोएनर्जेटिक्स में आपने पढ़े में डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। टेट्रोज शुगर के अंदर आपको मिलेगा एरिथ्रोज, पेंटोज शुगर के अंदर आपको मिलेगी राइबोस, हेक्सोज के अंदर ग्लूकोज, गैलेक्टोज। और हेप्टोज शुगर के अंदर आपको मिलेगी हेप्टिलोज। ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करूं तो माल्टोज में 2 मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज मौजूद हैं। दिस इज द सम ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सक्रोज के अंदर मौजूद है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और लैक्टोज के अंदर मौजूद है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, दिस इज डाइसैकेराइड्स। The next to it is polysaccharides.
पॉलीसैकेराइड्स में आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज मिलेंगे। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और आपको मिलेंगे सेल्यूलोज। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों ही जो है ना पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं। अच्छा, बास पेपर जो मैंने ऑप्शन में देखा कि पॉलीसैकेराइड्स के लिए लिखा हुआ है कि दे आर ऑल द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब स्टूडेंट उसको ट्रू करके आ गए। पॉलीसैकेराइड में एक का नाम है इन्यूलिन, यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन्यूलिन। ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन, INULIN। रीनल फंक्शन टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के तमाम पॉलीसैकेराइड्स जो है वो ग्लूकोज के पॉलीमर हो। हाँ, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये दोनों आपके पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के बारे में सुन लें। कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज पार्ट एंड अमाइलोपेक्टिन पार्ट। अमाइलोज पार्ट मिलेगा आपको और इसके अंदर अमाइलोपेक्टिन पार्ट मिलेगा। और सेलुलोज की खास बात यह है कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेट चेन मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रेट चेन मिलेगी। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ग्लाइकोजन और स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको ये सेंट्रल चेन मिल रही है, ये कहलाती है अमाइलोज पार्ट, और इसके अंदर इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती। ठीक है, इसमें आपको इसकी ब्रांचेस निकली हुई मिलेंगी। ये देखिए, दिस इज द अमाइलोज पार्ट, और ये जो आपको ब्रांचेस नजर आ रही, दिस इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन पार्ट। स्टार्च की खास बात यह है कि वो प्लांट्स में आपको मिलता है। ग्लाइकोजन की खास बात यह है कि वो एनिमल्स में आपको मिलता है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज द ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज की खास बात है, सेल्यूलोज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्लूकोज आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ओनली। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी की β14 लिंकेजेस मौजूद होते हैं इसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर। मैंने ये बीच में रेशियो का निशान डाला है जो कि अब प्रॉपर करके डाल देता हूँ, 1:4। β14 लिंकेजेस मौजूद होते हैं इसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर। इसके ऐसी लिंकेज की वजह से ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए β14 को तोड़ने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, अच्छा, पॉलीसैकेराइड सिर्फ ये भी नहीं है बल्कि और भी है। आपने काइटिन का नाम सुना होगा, काइटिन जो कि कॉकरोच की सरफेस पे होता है, तो वो भी आपके पास पॉलीसैकेराइड है। अब अगर अपनी नेक पे हाथ लगाएं तो आपको ट्रैकिया फील होंगे। ट्रैकिया कार्टिलेज का बना हुआ है, इसके अंदर मौजूद होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है हाइलुरोनिक एसिड, वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ठीक है, वो भी आपके पास एक पॉलीसैकेराइड। चलें, तो ये मैंने आपसे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात की। ओलिगोसैकेराइड्स में कोई मखसूस नाम नहीं है, 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स पे कंप्राइज करता हुआ ओलिगोसैकेराइड होता है। इसके बाद आइए कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की तरफ।
फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैंने आपसे कहा एक आदमी कैद में है, 48 आवर्स में उसके कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होंगे, 48 आवर्स के बाद लिपिड इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और फिर प्रोटीन्स की बारी आएगी। तो इस हवाले से आपके पास ये फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा आपको इसका स्ट्रक्चरल रोल भी मिलेगा, ठीक है, यू विल ऑल्सो फाइंड स्ट्रक्चरल रोल इन इट, ठीक है, आपको स्ट्रक्चरल रोल भी मिलेगा। स्ट्रक्चरल रोल जो है, आप देखें दुनिया में हर तरफ आपको लकड़ी नजर आ रही है, इस हवाले से स्ट्रक्चरल रोल आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो आपका जो ट्रैकिया है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज में इलास्टिक कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन मैंने आपसे कहा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, तो स्ट्रक्चरल रोल वहां भी आ जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके पास और ठीक है, बाकी बाज जगह पे आपके पास एंटीजेंस के तौर पे भी, जो आपके ब्लड ग्रुप एंटीजेंस है उसमें भी जगह जगह गैलेक्टोज ग्लूकोज वगैरह लगा हुआ है, तो एंटीजेंस के तौर पे भी मौजूद, ठीक है। चलें, तो ये मैंने आपसे बात की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अच्छा, आपके जहन में ये बात आ रही हो शायद कि सर आपने बॉन्ड के बारे में इसमें कुछ बताया नहीं है। देखिए, आपके कोर्स में बॉन्ड के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस मौजूद होते हैं, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस मौजूद, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस आपको मिलेंगे। लिपिड्स की तरफ आ जाइए, ठीक है, लिपिड्स की तरफ आ जाइए। सब लोग अपने जहन में जरा सोच लें, लिपिड्स का जितना भी एक डिस्क्रिप्शन है वो अपने जहन में आप रिकॉल कर लें। क्लासिफिकेशन में आपके पास जो मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद हैं, उसमें एक टाइप आपके पास मौजूद है असाइल ग्लिसरॉल, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स के अलावा चौथी जो आपको टाइप मिलेगी वो आपको मिलेगी टर्पेनोइड्स, ठीक है, टर्पेनोइड्स। मैं सबसे पहले आपको फॉस्फोलिपिड्स रिकॉल करा रहा हूं। अच्छा, मैंने कल आपसे सेल के बारे में बात की है, तो मैंने आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात नहीं की, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंशाल्लाह आज आपको बता देंगे। आप अभी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी देख लें। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर, इसमें आपके पास एक अदद फॉस्फेट पार्ट है, फिर ग्लिसरॉल, और ये दो इसके अंदर फैटी एसिड्स मौजूद है, फॉस्फेट पार्ट, ग्लिसरॉल एंड 2 फैटी एसिड्स, ठीक है। अब असाइल ग्लिसरॉल के बारे में बात करें तो असाइल ग्लिसरॉल आपके पास, उसको हम ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। इसके अंदर आपके पास देखें एक ग्लिसरॉल ये रहा, और उसके साथ आपको क्या नजर आ रहे हैं, उसके साथ आपको ये 3 फैटी एसिड्स नजर आ रहे हैं। दिस इज ग्लिसरॉल and these are 3 fatty acids, ठीक है। ग्लिसरॉल मौजूद है और 3 फैटी एसिड्स मौजूद। ओके, इसके बाद आ जाइए फर्दर
असाइल ग्लिसरॉल में आपको फर्दर डिवीजन मिलेगी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये तो खैर आपको केमिस्ट्री में भी आप पढ़कर आ रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अगर सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, और अगर व्हेन देयर आर डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। खास तौर पे जो बात पूछी जाती है कि एडिबल ऑयल, खाना पकाने का जो तेल होता है, उसको हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, जो एडिबल ऑयल होता है। ठीक है, जो एडिबल ऑयल है, जो खाने पकाने का तेल है, वो दरअसल होता है आपके पास पॉली अनसैचुरेटेड। और जो घी है, आपको पता है खाने पकाने के तेल से जब निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस पास करती है तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दरअसल आपके पास सैचुरेटेड घी जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। सनिया लतीफ, जरा मुझे एक चीज तो बताओ, जी सर। वैक्स का फॉर्मूला बताओ। CH3। जल्दी जल्दी, रुकोगी तो लग रहा है बुक देख रही। CH3 CH2 2 COO CH2 29 CH3। ठीक है, डेफिनेशन बताओ वैक्स की क्या होती है। Simple lipids which are formed by ester linkages. नहीं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल। टर्पेनोइड्स के तीनों ग्रुप्स के नाम बोलो। Terpenes, steroids, carotenoids. शाबाश, स्टेरॉइड्स के नाम बताओ। मतलब एग्जांपल्स बताओ। एग्जांपल्स ठीक से याद नहीं। स्टेरॉइड्स की तुम्हारा माइक हिल क्यों रहा है? तुम्हारा माइक हिल क्यों रहा है और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखो माइक से और फिर तरीके से जवाब दो। सर मुझे स्टेरॉइड्स की याद है। टर्पीन्स के नाम बताओ। टर्पीन्स के विटामिन ए, ई एंड के। सही है। बाकी नहीं। लेमन ऑयल। लेमन ऑयल नहीं, लेमोनिन। लेमन। चलो ओके। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे इस वक्त असाइल ग्लिसरॉल का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मैंने आपको असाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड से याद कराया है। ये देखें, फॉस्फोलिपिड में 2 धागे होते हैं और एक ग्लिसरॉल है। असाइल ग्लिसरॉल में 3 धागे हैं और एक ग्लिसरॉल। ठीक है, और ग्लिसरॉल के साथ क्या मौजूद है? ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट पार्ट मौजूद है फॉस्फोलिपिड्स में। असाइल ग्लिसरॉल में ऐसा नहीं। वैक्स की बात की जाए तो वैक्स कहलाता है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। ये इसकी डेफिनेशन, यानी कि 2 टुकड़े हैं, ऑक्सीजन के एक तरफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ठीक है, और दूसरी तरफ लॉन्ग चेन अल्कोहल। फैटी एसिड की तो खैर लॉन्ग चेन ही होती है, ठीक है। तो और दोनों के दरमियान में आपके पास ईस्टर लिंकेज मौजूद। वैक्स सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो कैंडल वैक्स की बात करें, बहुत सारे फल जो हैं उनकी सरफेस से भी वैक्स मौजूद है। चलें, इसके बाद आइए टर्पेनॉइड्स। ठीक है, आपसे बात करने जा रहा हूं टर्पेनॉइड्स के बारे में। देखें, टर्पेनॉइड्स में आपको मिलेंगे टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स मिलेंगे और कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। You all have a label that you are preparing for AKU
and you think that about yourselves that you can better score in this, that's why you are going to attempt AKU. ठीक है, तो दिन रात एक करें, पढ़ने बैठे, टॉपिक भी लास्ट टाइम बता दिया था, स्टूडेंट आज पढ़ के आना चाहिए था। ठीक है, टर्पेनोइड्स के बारे में सुन लीजिए कि इसके अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, दे हैव आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। इनमें आइसोप्रीनोइड यूनिट्स हैं। आइसोप्रीनोइड यूनिट्स कौन से होते हैं? C5H8 यूनिट्स। ठीक है, दे हैव आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। और दूसरी खास बात यह है, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। और से सुन लीजिए, कोई आपसे अगर ये कहे कि भाई मैं गाजर खाऊंगा तो मेरी आंखें तेज हो जाएंगी, तो उससे पूछिए भाई गाजर में ऐसा क्या है तुम्हारी आंखें तेज होंगी? वो कहेगा विटामिन ए है। तो आप कहेंगे भाई उसके अंदर विटामिन ए तो होता ही नहीं। तो देखें, गाजर के अंदर कैरोटीन होता है। कैरोटीन एक टर्पीन है, सॉरी कैरोटीन एक टर्पेनोइड है। इंसान की बॉडी में जाके ये विटामिन ए में ब्रेक हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं तीनों, इसीलिए इन तीनों ग्रुप्स को आपने टर्पेनोइड्स की हेडिंग में जमा किया है। ठीक है, इसीलिए आपने इसको टर्पेनोइड्स की हेडिंग में जमा किया। ठीक है, चलिए टर्पीन्स के बारे में, टर्पीन्स की एग्जांपल्स में कोट कर रहा हूं। विटामिन ए, ई, के, लिमोनिन, मेंथोल, जेरेनियल, पेपरमिंट। स्टेरॉइड्स के बारे में बात कर रहा हूं कि स्टेरॉइड्स में आपके पास आ जाता है विटामिन डी, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इनको स्टेरॉइड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें आपके पास 17 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ए, बी, सी और ये टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 कार्बन वाला स्टेरॉइड न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ठीक है, 17 कार्बन वाला आपको स्टेरॉइड न्यूक्लियस मिलेगा। कैरोटीनॉइड्स की एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे सवालात याद आ रहे हैं कि आपके एग्जाम्स में प्रीवियसली AKU में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो नथिंग इज अनइम्पोर्टेंट। ये देखें, इसमें क्या आपके पास कैरोटीनॉइड्स के अंदर दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स with 6 carbon rings at both the ends.
ठीक है, 6 कार्बन वाले रिंग्स जो है वो आपके पास दोनों कोनों पे मौजूद, ठीक है, दोनों कोनों पे मौजूद हैं 6 कार्बन वाले रिंग्स। ओके, ये खास बात है आपके पास किसकी है? खास बात है आपके पास कैरोटीनॉइड्स की। और टर्पीन्स के बारे में बात करूं मैं, देखें मैंने आपसे कहा कि तीनों के अंदर आइसोप्रीनोइड यूनिट्स आपको मिलेंगे, 5 कार्बन वाले यूनिट्स मिलेंगे। देखें आइसोप्रीनोइड यूनिट ऐसा होता है, कोई रिंग नहीं है, 5 कार्बन वाला यूनिट है, 1 2 3 4 5। अब ये C5H8 यूनिट आपको सब में मिलेंगे, स्टीरॉइड में भी और कैरोटीनॉइड में, इनके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। टर्पीन्स में सिर्फ आइसोप्रीनोइड यूनिट है स्टीरॉइड में, इसके साथ साथ आपको स्टीरॉइड न्यूक्लियस भी मिलेगा, और कैरोटीनॉइड्स के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड 6 कार्बन रिंगेड बोलता है इसको मिलेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं। स्टीरॉइड मैंने इतने ढेर सारे नाम लिखे, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और कोलेस्ट्रॉल का नाम भी आप ध्यान में रखें कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी शामिल, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल है। चलें, मैं आपको एक नजर देखने के लिए दे रहा हूं कि ये चीज आप जो स्क्रीन पे मौजूद है ये आप देख लें, ठीक है, ताकि आपको अभी कभी याद हो जाए ये चीज। चौथा ग्रुप है लिपिड्स का जो आपके कोर्स में शामिल था। लिपिड्स की इतनी वाइड क्लासिफिकेशन है कि आपकी सोच है स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलोलिपिड्स, बहुत बहुत लंबी क्लासिफिकेशन लिपिड्स आपके कोर्स में बहुत लिमिटेड है। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के बाद लिपिड्स के फंक्शंस की तरफ आ जाइए। ठीक है, कि लिपिड्स के फंक्शंस क्या है। देखिए, लिपिड्स का सबसे अहम काम जो है वो है आपके पास इंसुलेशन, ठीक है। हमारी स्किन में जो लिपिड्स मौजूद हैं, स्किन की कुछ लेयर्स में जो लिपिड्स मौजूद हैं, उनका काम है कि वो इंसुलेशन में रोल प्ले करें, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब यह है कि बॉडी की हीट लॉस होने से रोके। पीछे बता के आ रहा हूं, सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरी खास बात यह है कि स्ट्रक्चरल रोल है, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ आपके पास बहुत सारे हमारी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि लिपिड्स के बने हुए हैं, और इसके अलावा आपके पास अभी आपने देखा कि बहुत सारे जो विटामिन हैं वो लिपिड इन नेचर, ठीक है, वो लिपिड इन नेचर है। इसके अलावा आपके पास, ठीक है, एटसेट्रा। चलें, these are different functions of lipids. लिपिड्स के बाद आइए न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहा हूं। Be attentive, it's not a big deal. दुआ फातिमा, मुझे ये बताइए कि मोनो, डाई और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल्स बता दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ATP बोलती जाइए। और DNA and RNA बेटा माइक के करीब ही रहो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर DNA and RNA are polynucleotides. वो डाइन्यूक्लियोटाइड्स के नाम बताओ। Nicotinamide dinucleotide. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और बताओ डाइन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल्स। सर FAD, FADH2 और NADPH, FADH2, NADH और ठीक है। प्यूरिन बेसिस के नाम बताओ। adenine and guanine are purines. पायरिमिडीन बताओ। Cytosine and thymine. And एंड uracil. यूरेसिल, ठीक है। एंड यूरेसिल। तो ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल बताई, मोनोन्यूक्लियोटाइड बताया, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहली बात सुन लें कि न्यूक्लिक एसिड दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर। उसमें पेंटोज शुगर आपको मिलेगी, नाइट्रोजिनस बेस मिलेगी, फॉस्फेट पार्ट मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस आपको मिलेगी, प्यूरीन बेस और आपको मिलेगी पायरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेसिस में आपको मिलेंगी एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन बेसिस में आपको मिलेंगी साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। और फॉस्फेट पार्ट में आपको मिलेगा H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेट पार्ट में आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर राइबोस टाइप की भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, पेंटोज शुगर जो है वो राइबोस टाइप भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस टाइप की भी हो सकती है। राइबोस टाइप कहलाती है C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोस कहलाती है C5H10O4। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस से पहले कार्बन से जुड़ी हुई और ये 5th कार्बन से जो है ये फॉस्फेट पार्ट जो है जुड़ा हुआ। 1, 2, 3, 4 और 5। This entire structure is called a nucleotide। ठीक है, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम न्यूक्लियोटाइड का नाम दे रहे हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल में आपके पास है ATP, GTP,
CTP and UT. Adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, and uracil triphosphate. Dinucleotides. डाइन्यूक्लियोटाइड्स के एग्जाम्पल में आपको मिल रहा है NADPH, NADH और FADH2। ठीक है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको मिल रहा है DNA और RNA। ठीक है, DNA और RNA। ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं आपको सब नजर आ रही है, एनर्जी करेंसी है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी एनर्जी करेंसी। बस ये और बात है कि इनकी प्रायोरिटीज हैं कि प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है, सबसे रैपिड जो एनर्जी देता है वो ATP देता है। तो बाकी ये सारे आपके पास एनर्जी रिसोर्सेस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में DNA और RNA मौजूद है। ठीक है। DNA और RNA। तुंजी ना DNA RNA का डिफरेंस बताना जरा। हाँ आ रही है, हम सुन लेंगे, गुजारा कर लेंगे, आप बता दें। सर DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और RNA में राइबोस शुगर होता है। सही है। DNA में थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस होती है और RNA में यूरेसिल होती है। सही है। RNA प्रोटीन में मदद करती है और DNA हेरिडिटी कैरियर्स होते हैं। दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस से मदद देते हैं। और बताएं। DNA डबल स्ट्रैंडेड होती है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। शाबाश। और बताएं। सही है। आपने मैक्सिमम, और कोई डिफरेंस है ज़हन में? नहीं सर, बस इतने हैं। ठीक है, ओके। आप सब लोगों ने मुलाहिजा फरमा लिया। आई डोंट थिंक सो कि उसको रिपीट करने की मुझे जरूरत है। ठीक है, आप सब लोगों ने मुलाहिजा फरमा ली। वो सिंगल स्टैंडर्ड है, वो डबल स्टैंडर्ड है, उसमें पायरिमिडीन बेस्ड यूरेसिल, यूरेसिल से पायरिमिडीन बेस्ड थायमीन है, और उस पर राइबोस शुगर है, उस पर डीऑक्सीराइबोस शुगर है। और बहरहाल दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। अगर आपके जहन में किसी के यारों से टाइप्स की बात नहीं की, देखें DNA की टाइप्स बहुत सारी हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, यूकैरियोटिक DNA, प्रोकैरियोटिक DNA, राइट हैंडेड DNA, लेफ्ट हैंडेड DNA। RNA की टाइप्स है मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। ठीक है, ओके। तो ये आपसे मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बेटा बात की है। ठीक है, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने आपसे बात की। चलो, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, और समझ लें यहाँ पे फंक्शंस की बात भी कर ली आपके पास। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग फंक्शन डाल दूं तो देखें, एक तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड आपको एनर्जी दे रहा है। दूसरा, आपके पास ये क्या कर रहा है, हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर रहा है। आप जरा गौर करें कि आप मुसलसल जो ये सुन रहे हैं टीवी पे कि हाँ अफ्रीकन वेरिएंट आ गया वायरस का, इंडियन वेरिएंट आ गया, चाइना वेरिएंट आ गया, मुख्तलिफ जो आप सुन रहे हैं, तो बात ये कि इसका जो RNA है ना, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी लिथैलिटी होती है उसमें चेंज आता है, कि वो कम लिथल है, वो ज्यादा लिथल है, इसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन में आपके पास इसका रोल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का हेरिडिटरी मैसेज ट्रांसमिशन में जो है आपको इसका रोल मिलेगा। चलें, और इसके अलावा आपके पास अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रख लें कि FADH2 जो है इसमें राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन राइबोफ्लेविन से ड्राइव हुआ है। और NADPH या NADH जो है इसमें आपके पास निकोटाइनिक एसिड मौजूद है।
ठीक है, निकोटीनामाइड या निकोटाइनिक एसिड मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है, चलें अच्छा, कंजुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ मुझे मूव करना है, लेकिन मैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को आराम से बताना चाहता हूँ, जल्दी में नहीं बताना चाहता। मैं आपके सामने सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। अच्छा, मेरी 12 स्लाइड इसमें खत्म हो गई है, तो मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए स्क्रीन बस ऑफ करके आपसे दोबारा बात करूँ। ठीक है बेटा, मैं आपके सामने सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, आप बस मुझे इसका स्ट्रक्चर जो है वो जरा आप रिकॉल कर लें। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, दिस इज लिपिड बाई लेयर। एक लेयर इतनी होती है और एक इतनी होती है। मैंने जल्दी में बनाई है तो मैंने लाइन पूरी पूरी बनाई है। लिपिड की एक लेयर ये रही है, दूसरी लेयर ये रही। आपको पीछे बताकर आ रहा हूं कि ये लिपिड्स के जो धागे हैं ऐसे, इसमें एक फॉस्फेट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है, और ये 2 फैटी एसिड्स। ठीक है, ये आपके पास कैरियर प्रोटीन है, ये आपके पास दरमियान में इसके रास्ता है, तो ये चैनल प्रोटीन। ये सेल के अंदर की जगह है, साइटोप्लाज्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मौजूद है बाहर, ये बाहर से अंदर जाएगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जाने भी अंदर चली जाएगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे दैट दिस इज व्हाट दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी सिंपल डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन अंदर गई है, सिंपल डिफ्यूजन की दूसरी एग्जांपल ले लीजिए। सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो अंदर से बाहर आएगी, हाई से लो कंसंट्रेशन की जानिब आएगी। आप और से देख लें, किसी प्रोटीन का सहारा नहीं ले रही है, तो ये भी कहलाएगी सिंपल डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसकी जो ट्रांसपोर्ट है, आप उसको क्या नाम दे रहे हैं? आप उसको नाम दे रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा ये है कि अगर सोडियम आयंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है बाहर, ये मैं आपको अभी सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स बता रहा हूँ जितना टाइम है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये है कि सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो ये इस चैनल प्रोटीन से गुजर के अंदर आता है। मेरे ख्याल से शायद कोई एग्जाम का पेपर इन बातों के बगैर बन जाए जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। यानी सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं समझता हूँ पढ़ाने के लिए 1 घंटा 20 मिनट भी बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि बीच में नमाज का टाइम भी आ जाता है। अभी आपकी क्लास से पहले मेरी नमाज का टाइम था। ठीक है, मेरी क्लास थी, तो इसलिए क्लास देर से शुरू हुई है, तो उसमें 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो सोडियम आयंस बाहर से अंदर गए और चैनल प्रोटीन का उन्होंने सहारा लिया है, हाई से लो कंसंट्रेशन की जानिब इसने मूवमेंट किए, so this is called facilitated diffusion। और इसमें चूंकि चैनल प्रोटीन रोल प्ले कर रहे हैं आप, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रोल कह रहे हैं, और हाई से लो कंसंट्रेशन की जानिब हो रही है। ठीक है, चलें।
तो यहाँ तक इसको रखें पैसे डिफ्यूजन को। इसको खासतौर पे जब भी मैंने आपको स्क्रीन पे चीजें बताई हैं इसको जरा नोट तो करना है अपने पास। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी कोई जाएगा नहीं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मुझे इसके बाद बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताइए किसे कहते हैं? अस्फाहारू, व्हाट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? Transport of molecule from lower to higher concentration and it requires energy in the form of ATP. अब बेटा बोलो, आवाज ही नहीं। Transport of molecules from higher to lower concentration. सर आवाज आ रही है? आ तो रही है लेकिन तुम गलत बता रही हो। तुम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, सॉरी सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी और इट रिक्वायर्स कैरियर और चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल बताओ। एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग सलाइवा। शाबाश, बिल्कुल सही है, बेहतरीन तुमने पढ़ा हुआ। इसका मतलब एंडोसाइटोसिस बताओ। एंडोसाइटोसिस बताओ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गुड, जबरदस्त, ठीक है, मुझे खुशी हुई कि आपने बताया। चलें अगला टॉपिक जो इंशाल्लाह हमारा होगा, तो देखें हम बात कर रहे हैं इस वक्त आपसे AKU के पॉइंट ऑफ व्यू से। AKU में हमारे पास कौन सी चीजें आती हैं, और AKU में वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम ओवरऑल बात करेंगे। ठीक है, पहले वायरस के बारे में बात करेंगे, फिर बैक्टीरिया इंशाल्लाह, फिर प्रोटोजोन्स के बारे में। एंजाइम का टॉपिक बहुत छोटा सा है, तो इंशाल्लाह एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम से भी एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ठीक है, चलो यहीं से बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और स्लाइड्स आपसे शेयर होते हैं। थैंक यू।